लास्ट क्लास में हमने देखा दैट हाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड 1939 टू 1945 वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल फॉर द यूके गवर्नमेंट। उन्होंने इंडिया का सपोर्ट गार्नर करने के लिए 1940 में उन्होंने अगस्त ऑफर को भेजा। अगस्त ऑफर में उन्होंने कुछ बातें की लाइक डोमिनियन स्टेटस, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बट कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसको खारिज कर दिया। इसमें एक प्रोविजंस ये भी था दैट मुस्लिम लीग या जो माइनॉरिटीज़ थे उनके भी हितों की रक्षा की जाएगी। बट ये जो था, ये मुस्लिम लीग ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया, बट फाइनली एट ऑल लेवल पे आप देखो कि इट वाज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और जापान इमर्ज होता है एज अ न्यू पावर एक्सिस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने फिर से एक मौका दिया और दिस टाइम उन्होंने दे सेंट क्रिप्स मिशन एंड इट वाज हेडेड बाय द स्टैफोर्ड क्रिप्स। मार्च 1942 में क्रिप्स यहाँ आते हैं टू नेगोशिएट विद द इंडियन पॉलिटिशियंस, ठीक है। और यहाँ पे आकर उन्होंने कुछ अपने व्यूज़ दिए दैट दिस शुड बी द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ना उसी से रिलेटेड, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड, अब देखो कि देयर आर 10 क्वेश्चंस, वी विल गो थ्रू एवरी क्वेश्चंस एंड स्टोरीज बिहाइंड दैट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ISP एग्जामिनेशन 2003 दैट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज, क्या था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? That all India should join the Indian Union as a condition to consider any degree of autonomy for India। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी। The creation of an Indian Union with dominion status, हाँ ये आप देखोगे डिटेल्स में कि yes there was an offer of Indian Union with dominion status after the Second World War। थर्ड ऑप्शन था द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। ये तो उनका डिमांड था एज ए कंडीशन फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद द फुल सोवरेन स्टेटस। इंडिपेंडेंस की बात तो अभी चली ही नहीं थी, इंडिपेंडेंस की बात कुछ दिन बाद चलेगी, अभी तो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देने की ही बात वो कर रहे थे। द फ्रेमिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटायर इंडियन यूनियन विथ नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस एंड एन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एक्सेप्टेड बाई ऑल प्रोविंसेस, नहीं ऐसी कोई बात नहीं की थी। सो द करेक्ट आंसर इज दैट स्टैफोर्ड क्रिप्स जो मिशन आया, it was offering an Indian Union with dominion status and that will be soon after the Second World War। Question number 2 says that which one of the following is not true about the Cripps mission? Dominion status ये उन्होंने दिया था, acceptance of the constitutions framed by the assembly, ठीक है, the formation of the new executive council with equal representation of Hindu and Muslim, ये point नहीं था। any province could remain outside the Indian Union, हाँ ये सही था। तो correct answer is the formation of new executive council with equal representation of both Hindu and Muslims, ये प्रोविजन नहीं थे। Question number 3 says that in which year did the Cripps mission came to India? तो it's a basic question, इसमें आप देखो कि it was during the 1942। The plan of Stafford Cripps envisages that after the Second World War, ये क्या करेंगे? India should be granted complete independence, बिल्कुल नहीं। इंडिया शुड बी पार्टीशन इन टू बिफोर ज्वाइनिंग, नहीं बिल्कुल नहीं, ये बालकन अवार्ड था। इंडिया शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट सी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, नहीं। इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस, तो दी इज द करेक्ट आंसर। डोमिनियन स्टेटस ही दे रहे थे, अगस्त ऑफर भी डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे और मिशन भी आपको डोमिनियन स्टेटस ही दे रहे थे। इसके ऊपर कुछ फेमस स्टेटमेंट्स है। देन हु व्यूड द क्रिप्स एज ए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, यहाँ पे क्रैशिंग बैंक की तुलना है यूके या ब्रिटेन, जो कि इट वाज लूजिंग इट्स ग्राउंड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और इसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि दैट इट इज व्हाट इट इज ऑफरिंग अस, इट जस्ट अ पोस्ट डेटेड चेक। ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, अब मैंने बताया था कि इट वाज द विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिन्होंने अगस्त ऑफर भेजा और फिर क्रिप्स मिशन को भेजा। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स, अब देखेंगे कि उस टाइम तक गांधी जी कांग्रेस से तो ऑलमोस्ट अलग ही हो चुके थे और द टाइम वाज उन्होंने अपना उत्तराधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था और उनके साथ मौलाना आजाद थे, हु वेयर द नेगोशिएटिंग पार्टी फ्रॉम द कांग्रेस। अब गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कह दिया, तो यहाँ के जो वायसराय थे उन्होंने बोला, लॉर्ड लिंथिंगो, उन्होंने बोला कि इट इज जस्ट सोर्स ऑफ ए पॉलिटिकल ब्लैकमेल, इसी की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल ब्लैकमेल के किसने बोला? Question number 9 says the Stafford Cripps came to India with a draft declaration of proposal of British government included, क्या था उसमें? India should be a dominion status, बिल्कुल सही। All provinces and state must be merged to make the India Union, बिल्कुल सही है ये। Any province or the state can take the decision to leave outside of the Indian Union, yes सही है ये। Indian constitution must be constituted by the people of India, हाँ भारतीय संविधान भारत के लोग द्वारा ही बनाए जाएंगे, तो correct answer is D। Question number 10 says the consider the following statements the Cripps proposal include, Cripps proposal क्या बोल रहा था?
full independence? No, it was offering you dominion status. And then the creation of constitution making body, ये तो आपके पहले आपके अगस्त ऑफर में भी था, एंड देन इसके बाद ये क्रिप्स मिशन जो आई उसमें भी यही था. सो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. सो अपने 10 क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड कर दिए हैं, थोड़े फैक्ट्स को और देखना चाहिए हमें. एंड देन अब देखोगे कि दैट इट वाज द क्रिप्स मिशन 1942. ये क्यों आया, वाई दैट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा वगैरह में जब मीटिंग हुई उन्होंने बोला कि यस वी विल एबल टू सपोर्ट द गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू इट्स डिमांड्स. ठीक है, अब डिमांड्स तो उन्होंने ये बोला कि हमें इंडिपेंडेंस डोमिनियन नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है, 1942 में जब जापान ने रंगून पे इन्वेट किया और ऐसा लगने लगा कि दैट ये जो ईस्टर्न इंडिया है या ईस्टर्न ब्रिटिश इंडिया है, इट इज़ नॉट सेफ, और जापान बहुत जल्द इन्हें भी यहाँ भी डोमिनेट कर लेगा. तो देयर वाज अ प्रेशर ऑन यूके और एलीज पावर्स की तरफ से, यूएसए, रसिया, यूएसएसआर एंड चाइना, टू गार्नर इंडियन कॉर्पोरेशन. तो इंडियन कॉर्पोरेशन जब गार्नर करने की बात की तो वहीं पे आप देखोगे कि इट वाज आफ्टर द अगस्त ऑफर दैट वी केम टू नो अबाउट द क्रिप्स मिशन. एंड उन्होंने क्या दिया, डोमिनियन स्टेटस. बार बार क्वेश्चन आए थे, वुड बी स्टेटस एंड इट वुड बी फ्री टू डिसाइड इट्स रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशन एंड कॉमनवेल्थ. आप बिल्कुल सोवरेन ही बनोगे, डोमिनियन टाइप. और ये इसमें लिमिटेड सोवरेन, बट फाइनली यू विल बी अंडर द डोमिनियन ऑफ यूके और ब्रिटेन. आफ्टर द वार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी एंड दैट वुड बी फॉर्म्ड विद द मेंबर फ्रॉम प्रोविंसेस के लोगों के द्वारा, एंड प्रिंसली स्टेट्स, इनके भी लोग होंगे यहाँ पे. एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे with exception अगर कोई प्रोविंस, any province not willing to join the union can have their separate constitution and form a separate union. this separate union जो कॉन्सेप्ट है ये ना कहीं डिवाइड एंड रूल के उनकी पॉलिसी को फिर से ये आगे बढ़ा रहा था. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड द गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट अ ट्रीटी फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर. अब उसके बाद हम ट्रांसफर ऑफ पावर की बात उसके बाद करेंगे जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा. रीजन फॉर फेलियर, तो इट वाज अ प्रोपोगेंडा टू सेटिस्फाई एलीज पावर्स. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ सब्सटेंसिव नहीं था. कैसे नहीं था सब्सटेंसिव? बिकॉज व्हेन यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन, इट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल दैट फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो तो अगस्त ऑफर में ही मान लिया, बट नो टॉक्स अपॉन द प्रोविजन ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स. उन्होंने ये नहीं बोला था सेलेक्ट लोगों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, हु विल बी द रिप्रेजेंटेटिव इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्रिप्स मिशन कह रहा है कि आप अभी वार में हमें सपोर्ट करो, आफ्टर वार हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसके मेंबर्स फ्रॉम प्रोविंसेस होंगे इलेक्टेड एंड प्रिंसली स्टेट्स वाले नॉमिनेटेड. फिर देखो आप अगस्त ऑफर में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस तो हमें दे दिया गया था. सो नो टॉक्स ऑफ फॉर्मिंग सेपरेट यूनियन, कुछ ऐसा बोला नहीं था. बट इसमें देखो आप आगे जाओगे इट्स ऑप्शन देता है ये सेपरेट यूनियन के लिए, जिन्हें ये नए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं वो अगर एक्सेप्ट नहीं है. एंड दिस वाज द लेइंग ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द पार्टीशन. फ्री इंडिया कुड ड्रॉ अवे फ्रॉम द कॉमनवेल्थ एंड इट्स हैज ओन राइट्स टू बी द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन और नॉट. इसमें वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया था विद 8 और 12 जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडियन थे. और इसमें आप देखोगे क्रिप्स मिशन में भी ऐसा ही कुछ प्रोविजंस था जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने की बात की गई थी. ठीक है, ऑब्जेक्शंस क्या क्या रेज किए? कांग्रेस बोली कि भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है. गांधी जी ने बोला, इनफैक्ट बोला अब तो आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात करनी चाहिए, आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो. और कांग्रेस ने कहा कि इट इज अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स बाय द नॉमिनीज रादर देन इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव. ये प्रिंसली स्टेट्स के बोला, उनके नॉमिनी आ रहे हैं वहाँ पे और वो क्या डिसाइड करेंगे. राइट ऑफ सिसेशन वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी. देखो ये जो यूनियन का जो कॉन्सेप्ट दिया और जो अलग हो सकते हैं तो ये इनको एक्सेप्ट नहीं था. दूसरा इन्होंने बोला नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर. आप ट्रांसफर ऑफ पावर करने की बात नहीं कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि आप वार के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर वो एक्सेप्ट होगा, तो इट विल टेक सम टाइम. और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में तो आप हार रहे हो, तो अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो कुछ और लेके आओ, इससे तो हम एक्सेप्ट नहीं है. डिमांड फॉर गवर्नर जनरल टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाज नॉट एक्नॉलेज्ड. गवर्नर जनरल सुपरमेसी रिटेन. और ये देखो कि गवर्नर जनरल और वायसराय जो भी थे इनको उस टाइम में पावर जो था आगे के लिए कुछ उनको कर्टेल नहीं किया. मुस्लिम लीग क्या था? मुस्लिम लीग को अगस्त ऑफर तो बहुत पसंद आ रहा था, उसमें कुछ ना कुछ इनके लिए प्रोविजंस थे. अब ये था इट वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सिंगल इंडियन यूनियन. ठीक है, इट वाज अनसेटिस्फाइड एज द प्रोविजंस डिनाइड मुस्लिम राइट्स ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन. कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज किया था अगस्त ऑफर जैसा. एंड इट डिड नॉट अप्रूव द मशीनरी फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या मशीनरी थी? इलेक्शन एट प्रोविंसेस एंड नॉमिनेशन फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. ये इनको एक्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल इनको पता था कि इलेक्शन में तो हमारे बंदे आ नहीं पाएंगे. इट ऑल्सो डिड नॉट अप्रूव द प्रोसीजर फॉर एक्सेप्शन टू प्रोविंसेस टू द यूनियन. कैसे आप प्रोविंसेस को अपने मिलाओगे, इसके मेथड को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. सो दिस इज हाउ अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन होता है. और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखोगे, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो गांधी जी इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करते हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ ए मिलिटेंट मूवमेंट, अपने आप में
टिल नाउ जो हुआ था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, वर्धा में जब 14 जुलाई 1942 को मिलते हैं तो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ठीक है। एंड यहीं पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया जाता है इसी मीटिंग में। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नायडू, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद मोहम्मद, JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया। और ये जो था ये वर्धा की जो कमेटी थी ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा चेयर किया गया था, ठीक। एंड ये आपका दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके बाद अब थोड़े दिनों में देखोगे कि 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, बट उससे पहले सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इट्स अराउंड 53 क्वेश्चंस। सो 53 क्वेश्चंस में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से दैट ऑन 6 जुलाई 1942 a working committee of the Congress, Mahatma Gandhi discussed for the first time his Quit India policy. The president was Maulana Abul Kalam Azad. Question number 2 says, where did the Congress working committee meet to pass the Quit India resolution? 14 जुलाई को जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो तो 6 जुलाई को उन्होंने बोला कि दैट मिले, और 14 जुलाई को उन्होंने पास किया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, एंड इट वाज इन द वर्धा। The commander in chief of the Indian Army कौन थे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? इट वाज द लॉर्ड वेवर। और बाद में 1943 से 47 तक आप ये देखोगे कि ये वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, 43 से 47। क्विट इंडिया मूवमेंट कब बिगिन हुआ था? तो द डे ऑफ 9 अगस्त 1942, ठीक है, 9 अगस्त 1942। ये मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है 7 अगस्त 1942 को गोवालिया टैंक मुंबई, और 8 अगस्त को ये ख़त्म हो जाता है और 9 अगस्त को ये मूवमेंट लॉन्च होता है, ठीक है। और इसी कॉन्फ्रेंस को जब एड्रेस करे थे गांधी जी तो उन्होंने डू और डाई का स्लोगन दिया था, ठीक है, डू और डाई का स्लोगन। इन विच ग्राउंड ऑफ मुंबई प्रपोजल वाज पास्ड फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इसमें आप देखोगे कि द गवालिया टैंक जिसको बोलते हैं, गवालिया टैंक वाज द प्लेस वेयर द जो कॉन्फ्रेंस था 8 अगस्त 1942 को खत्म हो गया था। वाई इज द 1942 इम्पोर्टेंट? 1942 इम्पोर्टेंट होने का रीजन क्या हो सकता है? यस, इट वाज पीरियड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट एज, वेयर डिड द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त? देखो ये ऊपर हमने देखा कि इट वाज द डेट ऑफ लॉन्चिंग वाज 8, इसमें ये 9th, इस ये कह रहे हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कुछ भी हो, इट इज द मुंबई ग्वालियर टैंक। द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड on, correct answer is 8 या 9 अगस्त 42। Consider the following statement. On the eve of the launch of the Quit India movement, Mahatma Gandhi asked government servants to resign, ठीक है, ये asked government servants to resign, asked the soldiers to leave their posts, asked the princes of the princely state to accept the sovereignty of the people, ठीक है। तो इसमें अगर करेक्ट की बात कर रहा है तो इट इज ओनली 3। कैसे? उन्होंने कहा था दैट डू नॉट लीव द वर्क बट डिक्लेयर देयर एलिजेंस फॉर कांग्रेस। आप काम मत छोड़ो बट आप ये बताओ उनको कि यस आई एम सपोर्टिंग कांग्रेस। सोल्जर्स क्या करेंगे? तो आप सोल्जर्स ये कर सकते हो कि यू शुड नॉट फायर ऑन द कंट्री मैन, आपके लोग हैं उन पे फायर मत करो। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? लीव देयर स्टडी ओनली इफ दे स्टे फर्म ऑन द डिसीजन अंटिल फ्रीडम इज अचीव्ड। मतलब वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड करना है तो कर लो। तो एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी इसमें बहुत ज़्यादा था और ये मीन्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद द प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट शुड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। एंड दे शुड डिक्लेयर देम एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन एंड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द किंग ओनली व्हेन दे टेक देयर फ्यूचर लिंक्ड विद द पब्लिक। सो कहने का मतलब ये था कि ये पॉइंट जो था इट इज द ओनली करेक्ट थिंग। द स्टेटमेंट वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन एन अटेम्प्ट, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट and it was a statement of Gandhi जी। उन्होंने कहा that I am not going to be satisfied with the anything sort of complete freedom, इससे कम पूर्ण आज़ादी से कम मुझे कुछ भी दो, मैं नहीं मानने वाला हूँ। Maybe the British government will propose the abolition of salt tax, drink availability, but I will say nothing less than freedom।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे मतलब कम हम एक्सेप्ट करने ही वाले नहीं है। और उन्होंने ये मंत्र दिया था, डू और डाई, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। ठीक है, सो दिस इज द स्लोगन डू और डाई वाज गिवन बाय, बार बार ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सो इट वाज गिवन बाय द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द ग्वालियर कॉन्फ्रेंस 8 अगस्त 1942। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट डे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। Which one of the following movement is the slogan do or die associated? Do or die का quit India movements. Do or die call was given by Gandhi ji during the quit India movement. When did Baldev Sahai resign from the post of Advocate General? देखो ये BPSC का क्वेश्चन था। 14। सो इसमें आप देखो कि बलदेव सहाय जो थे वो एडवोकेट जनरल थे बिहार के, और उन्होंने यहाँ पे आप देखोगे कि 1942 में जब आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में रिजाइन किया था एडवोकेट जनरल के पोस्ट से। और ये इसलिए रिजाइन किया था क्योंकि जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द, हमने देखा था कि इट वाज द फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। Which one of the following observation is not true about the not true क्या है? तो not true की बात करें तो आप इसमें देखोगे कि that it was a violent movement, it was led by the Mahatma Gandhi, it was a spontaneous movement and it did not attract the labor class in general. महात्मा गांधी जेल के अंदर चले गए थे, वायलेंस तो थी बट लिमिटेड, it was a spontaneous movement। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस वाले जो आंसर है ये कंसीडर किया जा रहा है कि कहा जा सकता है इसको, बट अदर मूवमेंट में भी स्पॉन्टेनियस एलिमेंट रहे, तो एग्जैक्टली इट वाज अ क्वेश्चन जो कैंसिल कर दिया गया था बाद में इसको। एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय, तो इसमें आप अगर नन ऑफ द अबव भी मार सकते हो या फिर महात्मा गांधी आंसर को बीपीएससी ने कंसीडर किया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पहले यूपीएससी ने इसको ये कंसीडर किया था दैट इट वाज लेड बाय द महात्मा गांधी, बाद में इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्होंने इस क्वेश्चन को कैंसिल किया। यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी थी, महात्मा गांधी माना लेकिन महात्मा गांधी तो वेरी नेक्स्ट डे जेल में चले गए थे, और उसके बाद आप देखो कि देयर वाज अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट, इसमें से कौन सी पार्टी जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी? सो इसमें आप देखो कि ऑल दीज पार्टीज, चाहे वो हिंदू महासभा हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब हो, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। दे हैड देयर ओन रीजन, किसी का कम्युनल एजेंडा था, किसी का अपना क्लास इंटरेस्ट था जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और किसी का कुछ हिंदू मुस्लिम खेल चल रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, किसने सपोर्ट किया था? इन सब नेताओं में किसने सपोर्ट किया था? तो इसमें देखो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया था रेजोल्यूशन को। और एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय नेहरू, नेहरू ने प्रेजेंट किया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन और उसको सपोर्ट किया था पटेल ने। बाय हुम द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द बॉम्बे सेशन, तो रेजोल्यूशन मूव करने वाले कौन थे? इट वाज द जवाहरलाल नेहरू। द ड्राफ्ट ऑफ द क्विट इंडिया रेवोल्यूशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट किसने बनाया था? तो ड्राफ्ट बनाने वाले थे महात्मा गांधी, ये उन्हीं का तो आइडिया था। Who was the president of the Indian National Congress when it passed the Indian National Congress के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम में? तो इट वाज द मौलाना अबुल कलाम आजाद। हमने पहले कभी डिस्कस किया था कि he was the longest serving president of Congress 41 to 47. Who of the following was the president of India Indian National Congress for consecutive 6 years, 6 सालों के लिए? ये अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद थे ड्यूरिंग 1941 to 1945, तो 1941 से 45 तक रहे, बाद में कृपलानी आते हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रिएक्शन ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन, हाँ ये हमने सही बोला था। द थ्रेट ऑफ जापानीज, हाँ ये भी सही है, थ्रेट तो था ही। एंड टू प्रोवोक कंट्रीमैन टू अडॉप्ट वायलेंस, वायलेंस जो था ये कहीं गांधी जी ने कभी ऐसे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने वर्डिंग्स थे जो वेरी मोटिवेटिव थे, डू और डाई, बट ही नेवर सेड जस्ट गो एंड डू दैट। कोई ऐसा प्लान उनका वायलेंट प्लान नहीं था, बट इसमें उन्होंने ऐसा कोई प्लान चार्टर ही नहीं किया था, तो पीपल स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन एट देयर ओन विल, और यही स्पॉन्टेनिटी की कहानी है। ड्यू टू द पासिंग द प्रपोजल ऑफ, हाँ ठीक है, अगस्त 1942 में इन्होंने पास किया था, तो 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर आया हु अमॉन्ग द
फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया? तो क्विट इंडिया के दौरान इट वाज द उषा मेहता, ठीक है, एंड उषा, कुछ अलग लीडर्स के भी आप नाम सुनोगे जैसे जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, सब रीजनल लीडर्स थे जिन्होंने लीडरशिप दी अपने रीजन में, ठीक है. इट मेड द क्विट इंडिया मूवमेंट वायलेंट और यू कैन से सक्सेसफुल, रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द पीपल. विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता क्या था? तो उषा मेहता इज रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हु अमॉन्ग सेट द फॉलोइंग मेड रेगुलर ब्रॉडकास्टेड ऑन द कांग्रेस रेडियो? रेडियो है तो मेहता. 27 and nahi, the question is something else. It is asking who among set following made regular broadcasted on Congress operated during the Quit India movement. So इसमें आप देखोगे कि हाँ, सुचिता जो आपके ये, you can say that राम मनोहर लोहिया, आप आफ्टर उषा मेहता, अगर उषा मेहता का नाम नहीं आता है तो दूसरे जो सीक्रेट रेडियो और रेडियो कांग्रेस के रेडियो से रिलेटेड थे वो थे राम मनोहर लोहिया. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर था, who was the prime minister? तो it was during the time of Winston Churchill, the American publicist who was with Mahatma Gandhi during his Quit India movement. तो उनके टाइम में कौन था यहाँ पे? तो लुइस फीसर थे गांधी जी के साथ, ठीक है. एंड इसके अलावा भी आप पर्ल बक का नाम सुनोगे, वो भी थे. नॉर्मन थॉमस का नाम सुनोगे, ये सब उनके साथ थे. लुइस फीसर was the biographer of Mahatma Gandhi and he was an American journalist. Louis Fisher, the biographer of the Mahatma Gandhi, was associated with the movement. So movement किससे? Quit India movement. Who among the following journalist is the biographer? Louis Fisher. Which area was affected widest with the communal rights due to the Quit India? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो एरिया था वहाँ पे बहुत सारा कम्युनल राइट्स हुए थे. तो अब देखो बिहार और जो यूनाइटेड प्रोविंस के रीजन थे वहाँ पे कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिकवाद दिख रहा था, अपना विभत्स चेहरा. और वही देखे, राइट्स वेर जनरेटेड ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट मोस्टली इन बिहार एंड यूपी एंड द एटमोस्फेयर ऑफ रिवोल्ट वाज आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, इन सब जगहों पे प्रोटेस्ट, ये कम्युनल राइट्स हो रहे थे. द राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन द 9th अगस्त एंड वाज सेंट टू. राजेंद्र प्रसाद को जेल 9 अगस्त को, जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, उस दिन उनको अरेस्ट करके कहाँ भेज दिया गया? तो पटना से थे वो, मतलब वहाँ पे पटना बिहार के रीजन से, तो उनको बांकीपुर जेल पटना भेज दिया गया. वेयर वाज द महात्मा गांधी अरेस्टेड? महात्मा गांधी को कहाँ अरेस्ट किया गया? तो महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन मुंबई. ये क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है, देखो. लॉन्च किया था वहाँ पे, रेजोल्यूशन पास किया वहाँ, क्या ग्वालियर टैंक के पास, और ये वहीं पे उनको अगले ही दिन अरेस्ट कर दिया गया था. आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया, गांधी जी वाज अरेस्टेड, ठीक है. अरेस्टेड कहाँ अरेस्टेड किया गया था? सो इट वाज अरेस्टेड इन आगा खां प्लेस. और अरेस्टेड मतलब अरेस्ट तो ग्वालियर टैंक जब उन्होंने वहाँ कहीं भी किया, बट गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां प्लेस पुणे में रखा गया. ये पुणे में था, ठीक है. ये जेलों की बात कर रहा है, कहाँ पे रखा गया? तो इस सबको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि मुंबई में अरेस्ट करके उनके पुणे भेज दिया गया. उसके बाद कहा ऑन द 9th अगस्त 92 द 2 अरेस्टेड लीडर ऑफ हजारीबाग वेयर. 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आप देखोगे कि 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया. एंड वो कौन से 2 लीडर थे? तो ये थे शिव कुमार एंड रामानंद. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बीपीएससी एग्जाम देने वाले इसको याद रखते हैं, पहले बार ये आ चुका है. शिव कुमार और हजारीबाग सिंह को अरेस्ट किया गया था. with the news of Gandhi ji and other Congress leaders in 1942, a riot in Bihar took place, leading to a total breakdown. अभी बताओ ये कहाँ पे हुआ था? तो it was in मुंगेर में there was a riot जब गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है. और अपराइट्स की अभी हम बात कर रहे थे, तो यूपी बिहार के रीजन में हमने देखा कि बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी हो रहे थे. और बंगाल जैसे मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल हो गया, या फिर बलिया ऑफ यूपी, ये सब जो प्लेसेस थे वो सेंटर ऑफ पब्लिक एंगर, मतलब वहाँ पे लोगों का गुस्सा दिख रहा था. और लीडरशिप की भी बात की जा सकती है. लीडरशिप वाज आल्सो प्रोवाइडिंग लीडरशिप. इन विच कंटेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर? किस में उनको नेशनल लीडर कब बन गए वो? सो इट वाज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट.
हालांकि वो बहुत पहले से थे, बट इट वाज सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में भी थे, बट वो उनको रेजोल्यूशन जो नेशनल लीडर की बनी उस टाइम में बनी। और बहुत से लीडर्स और भी बने, जैसे आपने देखा जयप्रकाश नारायण के अलावा राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली वेयर द इंपॉर्टेंट लीडर्स who among the following leaders had secretly escaped from the jail and organized underground activities during the Quit India movement। तो ये जयप्रकाश नारायण ही थे, ठीक है। जयप्रकाश हजारीबाग जेल से भाग गए थे दशहरे की आवाज में 10वीं के दिन। Where was the Sri Yogendra Shukla brought on the 7 दिसंबर। ये सारे बीबीएससी के क्वेश्चन है। 9 नवंबर को आप देखेंगे कि योगेंद्र शुक्ला और जयप्रकाश नारायण जो थे ये उनके साथ भागने वाले थे और ये भागे थे दैट फ्रॉम द, ये क्वेश्चन क्या था, वेयर वाज ऑन द ब्राउट ऑन, हाँ, अरेस्टेड एट मुजफ्फरपुर एंड सेंट टू पटना। मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया, हजारीबाग से भागा था एंड पटना में उनको लाया गया। तो करेक्ट आंसर इज पटना। हु वाज द वाइफ ऑफ द मिस्टर जगत नारायण लाल। तो इसमें राम प्यारी जो थी ये लीड कर रही थी पटना के रीजन के आसपास में, और उन्होंने कहा लोगों की सरकारी नौकरियां छोड़ो आप। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। तो क्विट इंडिया इसके टाइम में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा ये बहुत ही सराहनीय रहा और इसी कारण इनको ये कहा जाता है। वालिया टैंक पे अगर किसी ने कोई अगर झंडा फहराया था तो ये यही थी, अरुणा आसफ अली ने। With which one of the following movements is Aruna Asaf Ali associated? Quit India movement. List of places, name of where parallel governments were established during the Quit India movement. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत से जगह पे आप देखोगे during the Quit India movements ये स्टार्ट किया गया था। पैरेलल गवर्नमेंट के उन्होंने अपना एक सरकार बना ली और उसमें एक मंत्री बना दिया, एक राजा बना दिया, या जो भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसमें आप देखो कहाँ पे हुआ था। तो बलिया में जो था अगस्त में ही इस्टेब्लिश किया और इसका लीडर था चित्तू पांडे। तमलुक जो मिदनापुर है जो वेस्ट बंगाल है वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, यहाँ भी 1 साल अगस्त से 42 से सितंबर 1944 2 सालों के लिए, ठीक है। सतारा में जो है महाराष्ट्र में भी इस्टेब्लिश हुआ बट थोड़ा डिले से 1943 to 45, और ये तो अगस्त में 42 में हुआ था, ठीक है। एंड आप देखोगे कि हजारीबाग, मेरठ और आगरा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2, बलिया एंड सतारा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा जो था प्रोलॉन्ग डेट तक ये रहा। तो ये सतारा जो महाराष्ट्र में था 1943 के मध्य में इन्होंने स्टार्ट किया और 45 तक चले, एंड इट वाज द लॉन्गेस्ट रनिंग। YV चवन जो थे वो इंपॉर्टेंट लीडर थे इसके, YV चवन। एक इन सब के अलावा एक और जगह था उड़ीसा में भी देयर वाज पैरेलल गवर्नमेंट्स। फिर क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द जातीय सरकार वाज फॉर्म्ड इन द जातीय सरकार फॉर्म किया गया था किस साल में। इट वाज ड्यूरिंग द 1942, 1942 में जातीय सरकार। इट इज जस्ट लाइक अ पैरेलल गवर्नमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पैरेलल गवर्नमेंट। तो पैरेलल गवर्नमेंट को हमने देखा कि इट वाज इन बलिया, चित्तू पांडे। After Quit India movement, C. Rajgopalachari issued a pamphlet entitled "The Way Out." Which one of the following was a proposal in the pamphlet? उस pamphlet में क्या था? तो क्या था? There was a, you can say that, lack of cooperation between Muslim League and the Congress. अब उसके बीच में नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि जब तक ये दोनों का वॉइस एक समान नहीं होगा, इनकी वॉइस को तो हमेशा डिवाइड करने की ही बात की जाएगी। तो सी राजगोपालाचारी ने एक रास्ता दिखाया और उसको सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं। और उसमें ये क्या था? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वार एडवाइजरी काउंसिल कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। ये तो पहले से ही चल रहा था, इसकी कोई नई चीज नहीं थी। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच दैट ऑल द मेंबर एक्सेप्ट द जीजी एंड द कमांडर इन चीफ शुड बी इंडियन लीडर्स। ये तो कांग्रेस बहुत दिन से मांग रही थी, स्पेशली क्रिप्स प्रपोजल के टाइम में। फ्रेश इलेक्शंस टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एट द एंड ऑफ 1945 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेक बॉडी कन्वेंट एज सुन एज पॉसिबल। इट वाज डिमांड ऑफ कांग्रेस। अ सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक। तो ये था द वे आउट जो था, ये वे आउट का जो संबंध था, द सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा दैट
Muslim Pakistan based on plebiscite, the direct vote of all members of an electorate on important public questions such as changes in the constitution. उसने बोला कि एक प्लेबिसाइट करा लो मुस्लिम को पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए, but this was not liked by the Muslim League. Lord Linthingone ने described the August movement of 1942 as the most serious rebellion since Sepoy Mutiny. ठीक है, इन्होंने ये कहा. There was a massive upsurge of the peasantry in certain areas. तो क्या ये प्रयुक्त रीजन है, ऐसा कहा जा सकता है? ये किसके स्टेटमेंट थे? तो इट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ योर लॉर्ड लिंथिंगो. लॉर्ड लिंथिंगो कौन थे? आपके उस टाइम के वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, जिसमें बोथ ए भी सही है और आर जो है सही रूप से व्याख्या करता है. सर्टेन एरियाज का मतलब जहाँ पे आप देखोगे दैट द मैसिव रिवॉल्ट, अब बलिया का रीजन देख लो, मिदनापुर का रीजन देख लो, ठीक है, ये पॉलिटिकल जस्ट यू कैन से द कैओस का रीजन था, और जहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, उड़ीसा के रीजन देख लो, ठीक है, तो बिहार का रीजन, ये सब जो रीजन थे इट वाज विटनेस्ड मैसिव अपसर्ज ऑफ द पेसेंट्री. ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीडेड इन अवेकनिंग द करेजिंग पीपल. यार सही बात है. पीपल हैव एसिमिलेटेड द स्लोगन ऑफ डू और डाई. ठीक है, बिल्कुल सही है. ये थोड़ा सा ना यू कैन से दिस क्वेश्चन इज वेरी सब्जेक्टिव, बट ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. द टू स्टेटमेंट ए आर. राष्ट्रीय स्वयं सेवक वाज सेपरेट फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट. हाँ बिल्कुल सही है. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाज सेपरेट डायरेक्टली. ठीक है, बट इनडायरेक्टली दे वर सपोर्टेड. इट वाज थॉट दैट द फ्रीडम ऑफ इंडिया विल बी डिलेड ड्यू टू द दिस मूवमेंट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा तो लग रहा था कि बस अब मूवमेंट हो गई, अब आज़ादी ही मिलेगी. इट्स अ नॉन रिटर्निंग पॉइंट. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ऑन नॉन रिटर्निंग पॉइंट. हम इसीलिए तो बोल रहे थे वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट डोमिनियन स्टेटस. ठीक है, वी वांट अ यूनियन, स्ट्रॉन्ग यूनियन, not a balkanized union. And the very last question of this section is that consider the statement given below. As a result of Quit India movement, British and Muslim came closer to each other due to the similar hatred against the Congress. हाँ, ये partially it सही है. And Jinnah had worked as a staunch ally of the British government and asked the Muslim to stay away from Congress movement. ठीक है, but the question is that it is saying that was it just allies, क्या हम साथ में काम कर रहे थे? बट हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में there was lot of you can say that the pressure over administration especially due to the communal rights. ठीक है, came closer to each other due to the similar hatred against the. हाँ, क्वेश्चन तो सही, बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये ब्रिटिश और मुस्लिम से एक साथ हो गए थे कांग्रेस के अगेंस्ट में. हाँ यही था. बोथ एंड आर द ट्रू and R is the correct explanation of it. The Quit India movement marked the culmination of Indian national movement. इसके बाद possibly कोई movement नहीं हुआ. इसके बाद just everything was fine. ठीक है, हम जो बहुत जल्दी आज़ादी ले लेंगे. और after the Quit India movement, it was needed of time to find a suitable mechanism for transfer of power. तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. और ये आप देखा 52-53 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं. थोड़े फैक्चुअल चीज़ों को हम देख लेते हैं फिर से. सो हमने ये देखा कि क्रिप्स प्रपोजल फेल हो चुका था और क्रिप्स प्रपोजल के बाद गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन फ्रेम किया, ब्रिटिश विड्रॉल ऑन. इट वाज बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन. रेजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड इन जुलाई. ठीक है, जुलाई में जब यहाँ पे मिलते हैं तो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है. 6 अगस्त से 8 अगस्त फिर वहाँ मिलते हैं 1942 में आप ग्वालियर टैंक पे, और 9 अगस्त 1942 को आप लॉन्च कर देते हो. रीज़न क्या था? इमीडिएट रीज़न वाज फेलियर. और दूसरा क्या था, उन्होंने भी सोचा कि दैट people to be prepared for probable Japanese invasion, decline of faith in the stability of British rule due to the loss in war. हमने ये देखा कि जर्मनी रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था. और फिर ब्रिटिश ने भी एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, ये पूछा जाता है कि स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी के क्या संबंध है. तो इट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी अडॉप्टेड इन बंगाल, उड़ीसा एंड असम, वेयर इट वाज अ मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग दैट माइट बी यूज ऑफ एनिमी. यहाँ पे एनिमी कौन था? जापानीज, और जो अदर कंट्रीज जो इधर से इंटर कर रहे थे, लाइक सीजिंग ऑफ पोर्ट्स इन बंगाल एंड उड़ीसा. अब उनके टाइम में जो एक्चुअल एनिमी था दैट वाज जापान. और ग्वालियर टैंक मुंबई में आप देखोगे कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाइड किया था कांग्रेस 8 अगस्त 1942 को. और अपार्ट फ्रॉम क्यूएम अदर रेजोल्यूशन लाइक इन्वॉल्व सीडीएम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. डू और डाई का मंत्रा मिलता है इसी सेशन में. एंड मेजर एक्टिविटीज आफ्टर क्यूएम रेजोल्यूशन वाज पास्ड. डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंबल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अंडरग्राउंड एक्टिविटी जैसे पब्लिक अथॉरिटी, रेल, रोड, ये सब का नष्ट किया गया. उषा शर्मा इन अंडरग्राउंड रेडियो या सीक्रेट रेडियो
के थ्रू नेशनलिस्ट के आइडियाज़ लोगों को बताया। पैरेलल गवर्नमेंट आप देखोगे बलिया के यूपी में, बंगाल के तमलुक में विद्युत वाहिनी का ये जस्ट तमलुक में था ये, और सतारा में प्रति सरकार, ठीक है, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यवी चवन एंड नाना पाटिल, अभी हमने पढ़ा था। यूथ, वोमेन, वर्कर, पीस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स, स्पेशली ऑफ लोअर लेवल मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स। अपर क्लास रिमेन्ड loyalist to British. There was no communal classes during the movement. ये very subjective, क्योंकि हम देखें कि यूपी बिहार में communal classes होने लगते हैं, but there was severe government repression with the thousands being killed. Significance, demand for independence was added into the agenda of national movement. Self rule के बाद अब तो आज़ादी से ही बात बनेगी, और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे वाज ऑब्जर्व। हमने देखा था 22 से 24 मार्च में 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया, और वही 23 मार्च को यह पास किया गया था। यही 23 मार्च 1943 को हमने नहीं, दैट इज मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया। सो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसमें आप देखोगे कि महात्मा गांधी, ग्वालियर टैंक, प्रोक्लेमेशन ऑफ डू और डाई, 9 अगस्त को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके आगा खां के उस महल में पुणे में भेजा गया। 21 दिनों का फास्ट दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट रेप्रेशन ऑफ इंडियंस जो कि क्विट इंडिया में इन्वॉल्व थे। जयप्रकाश नारायण, पब्लिकली कॉल्ड जेपी, हजारीबाग सेंटर लेके गया और योगेंद्र शुक्ला के साथ भाग गए, और फिर बाद में अंडरग्राउंड मूवमेंट की शुरुआत करते हैं और गोरिल्ला वारफेयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अदर लीडर्स थे लोहिया, आसिफ अली, कृपलानी, छोटू भाई पटनायक, आरपी गोयनका, अचित्य पटवर्धन, ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी से रिलेटेड थे। उषा मेहता के बाद अगर किसी ने रेडियो पे वो किया तो इट वाज लोहिया। चित्तू पांडे, पैरेलल गवर्नमेंट, बलिया, और वो अपने आप को गांधीयन कहते थे। उषा मेहता पार्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप विच रैन द कांग्रेस रेडियो। अंडरग्राउंड रेडियो की शुरुआत कहाँ से की थी? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू, इनिशियली ही सपोर्टेड मॉडरेट्स हु वर अपोज्ड टू गांधीजी's प्लान, ही लेटर मूव द क्विट इंडिया, और इसको 8 अगस्त को जब उन्होंने मूव किया तो उसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रास बिहारी बोस, वो क्या था? इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ऑन जून 1942। ये रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लोग, और वो उन्होंने क्या किया, ये टोक्यो की बात कर रहा है। एंड ही मोबिलाइज्ड द इंडियन प्रिजन ऑफ वार टेकन बाय जापान फोर्सेज एंड फॉर्म्ड एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैप्टन मोहन सिंह, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, ये सब फॉरेन कंट्रीज पे इंडियन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। सुभाष चंद्र ने बोला इन 1943, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और ये he addressed गांधी जी as the father of the nation in its speech by आजाद हिंद रेडियो। और उसके बाद देखो सी राजगोपालाचारी और भूलाबाई देसाई, they were against Muslim rights to secede through a plebiscite after the independence. They resigned the Congress in July and formed AICC. KG Masruwala, after the arrest of Mahadev Desai on 8 August 1942, he brought out 2 militant use of Harijan to arouse पॉपुलर सेंटिमेंट्स, मतलब प्रोटेस्ट होता है पॉपुलर सेंटिमेंट्स। सतीश शर्मा, लोकल कांग्रेस लीडर एंड फर्स्ट सर्विधिनायक ऑफ तमलुक नेशनल गवर्नमेंट, तो ये किसके, इसी को हम जातीय सरकार के नाम से जानते हैं, इन तमलुक डिवीजन ऑफ मिदनापुर। लक्ष्मण नाइक लेड द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम उड़ीसा, इन्होंने भी वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनाया। और नाना पाटिल, इन्होंने रेबेलियन इन सतारा, ये सब वो लीडर्स थे जिन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की। फिर आते हैं सी राजगोपालाचारी, टू solve the deadlock between the Congress and Muslim League, ठीक है। और हाईलाइट्स उनके क्या रहे इसमें जो फॉर्मूला में, मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, आप हमें आज़ादी के लिए सपोर्ट करो। मुस्लिम लीग टू कोऑपरेट विथ कांग्रेस इन फॉर्मिंग ए प्रोविजनल गवर्नमेंट इन सेंटर। और प्लेबिसाइट ऑफ ऑल पीपल फ्रॉम मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट सोवरेन नेशन। उसके बाद बोला, इन्होंने बोला कि एग्रीमेंट टू बी मेड जॉइंटली फॉर, आप बनाओ अपना देश जो भी हो, बट डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन जॉइंटली आप डील करोगे अगर पार्टीशन एक्सेप्ट होता है तो। अबव टर्म्स टू बी ऑपरेटेड इन केस फुल पावर्स वेयर गिवन टू इंडिया बाय ब्रिटिश। सो इसका इंपॉर्टेंस ये रहा कि मुस्लिम लीग ये तो चाहता था, इट एक्सेप्टेड डिमांड्स ऑफ सेपरेट पाकिस्तान वांटेड बाय मुस्लिम ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉट टू वोट, इट वाज आल्सो इन अ पोजीशन ऑफ कॉमन सेंटर। सो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपने जो आइडियोलॉजी हो उसको बोला ठीक है, बट फिर भी वो सी राजगोपालाचारी फार्मूला को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उन्हें प्लेबिसाइट मंजूर नहीं था।
कहानी आगे बढ़ेगी, आप देखो कि देयर विल बी अ देसी लियाकत पैक्ट, और जिसमें कांग्रेस कोलैबोरेट करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से और स्टार्टेड अहेड। इसी बीच में आप देखोगे कि जो ये इन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो डिफरेंसेस थे वो आगे चल के कल्मिनेट होते हैं डिवीजन पार्टीशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। और मोर ओवर साथ ही साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होते हैं जिसके कारण हम एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को प्राप्त करते हैं। तो नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद दो एस्पेक्ट्स बच जाते हैं। एक एस्पेक्ट है आपका हाउ यू केम टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन सेकंड वन इज दैट ये डिवीजन कैसे हुआ, डिवीजन ऑफ इंडिया। अनदर जो माइनर एस्पेक्ट्स है उसमें ये कि कुछ फॉरेन फोर्सेज जो थे दैट वे आर प्रमोटिंग इंडियाज इंटरेस्ट, और वो हमारे लीडर्स थे जो वहाँ उनसे गार्नर कर रहे थे सपोर्ट, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस ले गया, इंडियन नेशनल आर्मी, उन सब के एफर्ट्स को हम देखेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।